Very good morning, everyone. Welcome to the Basic Excel Learning channel. This is me, Priya Tiwari. And आज हम लोग आपकी जो DNA एनालिसिस देखने वाले हैं वो 4th of April 2021 की होने वाली है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैनल के बारे में. ये आपका चैनल है, दैट इज़ एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी. सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए. नाउ कमिंग टू द पार्ट, और ये आपके कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं विच आई एम प्लानिंग कि मैं आपको बेसिक प्रोवाइड करा सकूँ जितना जल्दी हो सके. वेदर इट इज़ आपकी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की समरी है, यू ऑल पीपल नो, आपके स्पेक्ट्रम का पार्ट बहुत सारा बचा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. नाउ होप सो जो आपका कल का होमवर्क था आपने कंप्लीट कर लिया होगा 3rd of April का, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बेसिक उसमें चीज़ें थी. स्टैटिक का बहुत सारा पोर्शन था जो आपको कवर करने का था. एंड दिस इज़ अ बिट अबाउट, अगर आप देख सकते हैं. एंड ये अगेन चैनल का नाम है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है. नाउ सबसे पहला जो आप आज का आपका न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ स्टार कैंपेनर्स. नाउ स्टार कैंपेनर्स की बात करते हैं तो ये है क्या एक्चुअल में. तो पॉलिटी का जो आपका टॉपिक होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिबार्ड डीएमके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ए राजा फॉर कैंपेनिंग फॉर 48 आवर्स. अब क्या किया गया है, आपके इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है ईसीआई की बात करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर ईसीआई आ गया है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक, ये आपका स्टैटिक पार्ट है जिसको आपको पर्टिकुलर एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है कि क्या ये पॉलिटी में कहीं पर इंक्लूडेड है, क्या ये फाइनेंशियल बॉडी आप जो भी आपको इलेक्शन बॉडी देखने को मिल रही है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ईजिली. ठीक, तो इन्होंने आपके जो डीएमके के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं उनको डिबार कर दिया गया कि आप 48 घंटे तक कोई भी कैंपेनिंग नहीं कर सकते. यानी जब से उन्होंने डिक्लेयर किया तब से इमीडिएट इफेक्ट के साथ में आप कोई कैंपेनिंग नहीं कर सकते. बिसाइड्स रेप्रीमेंडिंग हिम फॉर द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेकिंग सर्टेन रिमार्क. साथ ही साथ उनको रिप्रीमेंड एक तरीके से ना फटकार जिसको हम कहते हैं, तो एक डांट फटकार लगाई गई है कि आपने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका भी वायलेशन किया है, उसका भी उल्लंघन किया है. नाउ इट ऑल्सो डिलिस्टेड मिस्टर राजाज नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स. अब आपके जो डीएमके की लिस्ट है वहाँ से जो मिस्टर राजा उनका नाम भी वहाँ से हटा दिया गया, उसको डीलिस्ट कर दिया गया. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये स्टार कैंपेनर क्या होते हैं. कैंपेनर तो ठीक है, कोई अभियान चला रहा है, ठीक. दूसरा, अगर आपने देखा कोई भी पार्टी है उसका कोई प्रचार प्रसार कर रहा है तो आपका कैंपेनर हो जाएगा. बट स्टार कैंपेनर क्या होता है जिसमें से मिस्टर राजा को हटा दिया गया. तो हम लोग इसको देखते हैं कि स्टार कैंपेनर कोई भी एक सेलिब्रिटी वोट सीकर होता है एक इलेक्शन फॉर अ पार्टी. कोई भी पार्टी है, इलेक्शन लड़ रही है, उसमें मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन को लेके आगे वोट मांगने के लिए, ठीक, तो आपका स्टार कैंपेनर हो जाएगा. यानी किसी सेलिब्रिटी को अगर आप किसी पार्टी के तहत वोट मांगने के लिए खड़ा करते हैं तो वो आपका स्टार कैंपेनर हो जाता है. नाउ दिस पर्सन कैन बी अ पॉलिटिशियन और इवन अ फिल्म स्टार. ये जो आपका पर्सन होता है कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है एंड आपका कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है. देयर इज नो लॉ गवर्निंग हु कैन और कैन नॉट बी मेड अ स्टार कैंपेनर. यहाँ पर कोई भी ऐसा आपको कानून नहीं मिलेगा कि आपका स्टार कैंपेनर एक्चुअल में बन कौन सकता है. ठीक है, कल को आप अपने एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, किसी पार्टी को लगा कि भाई अगर आप कैंपेन करेंगे तो वोट ज़्यादा आएगा, तो वो आपको खड़ा कर देंगे. सो आप क्या हो जाएंगे, स्टार कैंपेनर हो जाएंगे ना. कोई ऐसा सच क्राइटेरिया नहीं है ना, लोग कोई लॉ बनाया गया. कल को माइट बी पॉसिबल कि आप डीएम में किसी एरिया के आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक है, सो बट आप तो अलग ही एक गवर्नमेंटल बॉडी जाएंगे. कोई भी XYZ पर्सन है जो फेमस हो गया, ठीक है, वो वोट अगर मांग रहा है तो दैट इज स्टार कैंपेनर. नाउ दे आर नॉमिनेटेड बाय कंसर्न्ड पॉलिटिकल पार्टीज स्पेसिफाइंग देयर कंस्टिट्यूएंसीज एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टेटस. ये किसके द्वारा बेसिक आपका नॉमिनेट किए जाते हैं, तो जो भी आपकी कंसर्न राजनीतिक पार्टी होती है उनके द्वारा नामित किया जाता है. यहाँ पर आपकी कंस्टिट्यूएंसी को स्पेसिफाई किया जाता है एंड स्टेटस के साथ में, जो भी ड्यूरेशन होता है स्टेटस उसके साथ में. नाउ हाउ मेनी स्टार कैंपेनर्स कैन बी देयर. किसी भी एक पार्टी की बात की जाए तो उसमें कितने स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं. सिंस पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट स्टार कैंपेनर्स द इलेक्शन कमीशन हैज इशूड गाइडलाइंस द मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट रेगुलेटिंग पोल कैंपेन बाय दम. अब हालांकि ये राजनीतिक पार्टी के ऊपर है, यानी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है कि आप किसको बना रहे हैं किसको नहीं बना रहे हैं. बट स्टिल अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टार कैंपेनर को अपॉइंट करती है तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है कि आप अपने हिसाब से चलाइए, उनको इशू कराइए, उनको पर्टिकुलर नामित करिए, बट जो भी वो काम करेंगे जो बोलेंगे वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होना चाहिए. तो उन्होंने वो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि आप कैंपेनिंग करते समय इसको बेसिक अडेयर करोगे, ये मानोगे. नाउ अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी डिक्लेयर्ड एज सच बाय इलेक्शन कमीशन कैन नॉमिनेट अ मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉमिनेट
2020। अब कोई भी आपकी अगर रिकॉग्नाइज पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, तो वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्टार कैंपेन को क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो वो आपका मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग किसके बारे में, स्टार कैंपेन के बारे में। न्यूज़ में क्यों था आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपके ए राजा को आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिलिस्ट कर दिया, साथ ही 48 घंटों का जो टाइम है उनको दे दिया गया है कि आप इसके बीच में कोई कैंपेनिंग नहीं कर सकते। सो ये न्यूज़ आर्टिकल था। अब हमारे दूसरे न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं जो आपकी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इलाबोरेटिव फॉर्म में कवर करेगा, और यहाँ से आपका आर्ट एंड कल्चर, तो दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर हो रहे हैं मेंस के लिए ना। मेगालिथिक एरा की केव्स ढूंढी गई हैं, ठीक है। मेगालिथिक एरा आपको पता है कब होता है, द एंशिएंट रॉक कट केव ऑफ मेगालिथिक पीरियड दैट वाज फाउंड ड्यूरिंग द रिनोवेशन ऑफ अनंत पद्मनाभ टेम्पल पुट्टजमठ एट पुनियाडी इन उडुपी। अब अगर आप देखेंगे तो एक आपकी लगभग 800 BC के अराउंड आपकी एक केव है, वो केव अभी मिली है। एंड ये जो केव है ये कब मिली है, क्योंकि आपके अनंत जो पद्मनाभा टेम्पल है उसका रेनोवेशन का काम हो रहा था ना, उसको थोड़ा सा और बेसिक किया जा रहा, क्या किया जा रहा था, उसको रेनोवेट किया जा रहा था, कुछ चीज़ें नई की जा रही थी, कुछ ख़राब हो गया तो उसको मेंट किया जा रहा है। वहीं पर पुट्टजमठ की बात करते हैं पुनियाडी उडुपी में, यहाँ पर आपकी एक केव देखने को मिल गई। सबसे पहले रॉक कट केव है, पत्थरों को काट के बनाई गई है। दूसरा मेगालिथिक एज को बिलोंग करती है। जिसने हिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे किए होंगे, मैंने बार बार आपको बताया था मेगालिथिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। मेगालिथिक अगर आपको याद हो तो आपने बरियल्स भी देखे थे, है ना, तो ये उसी एज की केव आपको देखने को मिल रही है। नाउ सिमिलर मेगालिथिक रॉक कट केव्स हैव बीन फाउंड एट पवांजी सुब्रमण्य टेम्पल, सूद सुब्रमण्यन टेम्पल, सस्तुरु सुब्रमण्य एंड एल्सवेयर इन कोस्टल कर्नाटका। तो ये ऐसी एक लौती केव नहीं है जो आपको मिल रही है, बट स्टिल बहुत सारी केव्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप अलग अलग केव्स की बात करेंगे, अलग अलग टेम्पल्स के पास में जो आपके कोस्टल कर्नाटका को कवर करता है, वहाँ पर आपको बहुत सारी इस तरीके की केव्स मिल जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से मेगालिथिक पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ में आया है तो क्या फीचर्स थे, क्या मिला था, बरियल्स मिले थे, क्या आयरन का यूज़ मिला था, नॉर्दर्न पार्ट में कहाँ पर था, ठीक, साउदर्न पार्ट में मेगालिथिक इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको मैप पे मार्क करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मैप्स पे मार्क करिएगा जो भी मेगालिथिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नाउ ये डिस्कवरी यूनिक है अपने पार्ट में, क्यों, अगर आप फनीस की बात करते हैं, ठीक, पानी एंड हादी की बात करते हैं तो दोनों टुगेदर साथ के आपके पनियादी फॉर्म करते हैं, जिसका मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ फनीस। सो इनकी बेसिक एंटिकिटी, इनकी पर्टिकुलर एक तरीके से हिस्ट्री को जानने के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फनीज अब कहा किसको जाता है, महाभारत एंड पुराण की बात करते हैं। सो ये बहुत ही एंशिएंट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माने जाते थे। अब इंडिया की बात करें, जब इंडिया बना होगा तो बहुत सारे लोग बाहर से इन्वेड करने आए थे, आपको पता है, बट बहुत सारे लोग इंडिया में ही रहते थे। तो वो जो इनहेबिटेंट्स थे, जो हमारे देश के एक तरीके से आप कह सकते हैं मूल निवासी थे, उनको फनीस कहा जाता था महाभारत एंड पुराण के अकॉर्डिंग। नाउ प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे पनियूर की बात करिए, पनियाड़ी की बात करिए उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, ये आपके फनीस के एग्जिस्टेंस को बताते हैं कि किस तरीके से बहुत ही पुराने टाइम पे आपके जो फनीस है वो क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे। नाउ फनीस वर फेमस फॉर देयर नाग वर्शिप वाइल नाग वॉज देयर टोटेमिक एम्बलम। अगर आप देखेंगे तो फनीस क्या थे, अपनी नाग वर्शिप के लिए जाने जाते थे, बट अगर नाग की बात करते तो वो उनके एम्बलम की तरह, एक सिंबल की तरह काम करता था ना। पनियाडीज की बात करते हैं, इनके जो प्रिसाइडिंग डाइटी थे वो कौन थे, अनंत पद्मनाभा, ठीक है। अभी हमने देखा इसी टेम्पल के पास में आपको केव मिली है जो रिलेटेड थे नाग वर्शिप से, यानी अनंत पद्मनाभा की बात करते हैं तो यहाँ पर नाग जो वर्शिप है आपको वो देखने को मिल रहा है, उनके साथ में रिलेशन देखने को मिल रहा है। आइकोनोग्राफिकली ही वॉज पारा वासुदेव अ वैष्णवाइट गुड। अगर आप देखेंगे तो आपका आइकॉनिक ग्राफिक के पार्ट से ये पारा वासुदेव है, यानी एक वैष्णवाइट गॉड को बिलोंग करते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। ये नाग के कॉइल पर बैठते हैं एंड नाग का हुड जो है पर्टिकुलर उनको कवर करके रखता है। विष्णु जी को अगर आपने देखा होगा पानी में तो इस तरीके से, लेट मी शो यू, कॉइलिंग ऐसे होती है, इसके ऊपर यहाँ पर विष्णु जी ऐसे करके लेटे हुए होते हैं एंड पीछे से नाग का इस तरीके से फन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो उनको कवर करके रखता है। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो होता क्या है, एक सिमिलर तरीके का आइकॉन आपको मिला है कहाँ पर, आपके उडुपी के पास केलेंजे के एरिया में, जो 10th सेंचुरी को बिलोंग करता है। दूसरा आपको पनियाडी डाइटी की बात करते हैं,
उसके बारे में मिला जो 14 सेंचुरी को बिलोंग करता है ना। जो भी आपका आइडल है प्रिसाइडिंग डाइटी अनंत पद्मनाभा की बात करते हैं, ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि इनका जो सिटिंग पोस्चर आपको देखने को मिलता है वो आदिशेष के पार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो आदिशेष है उनके ऊपर बेसिकली सिटिंग पोस्चर में मिल जाएंगे, इसलिए यूनिक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है ना। ऑब्वियस अब यहाँ पर बेसिक आपका नाक कॉइल करके बैठा है आपके हेड के ऊपर, वो पर्टिकुलर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, शेडो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये यूनिक फीचर हो जाता है ना। नेक्स्ट पार्ट पे हमारे आते हैं, ये आर्टिकल आपका कवर हो गया है, देख लीजिएगा, ये करंट प्लस आपका स्टैटिक दोनों रीड कर लीजिएगा इसका। नाउ अब आते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आप सोच रहे हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी की बात आ रही है तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आना चाहिए, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों आ रहा है? अब आ गया है तो थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए, है ना। द सीबीआई हैज बुक्ड अ दिल्ली बेस्ड कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर फॉर allegedly स्मगलिंग पीकॉक टेल फेदर्स टू अ चाइना बेस्ड एंटिटी। अब बेसिक आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया है, दिल्ली की एक कंपनी थी, ठीक, उसको एंड उनके डायरेक्टर को पर्टिकुलर क्या कर लिया है, बुक कर लिया। किस चार्ज पर? वो लोग पीकॉक के टेल के जो फेदर्स होते हैं, जो फेदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी स्मगलिंग कर रहे थे चाइना बेस्ड एंटिटी के साथ में, है ना। कहीं और करते तो शायद सीबीआई छोड़ ही देती, बट चाइना के साथ आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो अब पीकॉक की बात करते हैं तो पीकॉक क्या है? इट इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, वी ऑल नो, है ना। बहुत ही प्यारा सा बेसिक बर्ड होता है, नेशनल बर्ड है हमारी कंट्री का। आपका बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, अगर उनको कुछ खतरा होता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, तो उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत या इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत, ठीक, या साइट्स के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई आप खतरे में हो तो आपको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि आप कितनी खतरे में हो। बहुत ज़्यादा खतरे में हो, शेड्यूल 1 में उठा के डाल दिया, कम खतरे में हो, शेड्यूल 2 में डाल दिया, तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। सेम अगर आप IUCN की बात करेंगे तो IUCN पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। IUCN में क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपके कितना ज़्यादा खतरे में, आप एंडेंजर्ड में हो, वल्नरेबल हो या लीस्ट कंसर्न, ये सब देखा जाता है। तो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में है और इसलिए आपके पिकॉक का हंटिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। आप इस एनिमल, इस पर्टिकुलर बर्ड को हंट नहीं कर सकते हो। IUCN के अकॉर्डिंग लीस्ट कंसर्न में, यानी ऐसा बहुत ज़्यादा खतरा नहीं, बट स्टिल, है ना, अगर आप यही कंडीशन कंटिन्यू रखेंगे तो शायद ये थोड़ा सा और खतरे में आ जाएगा। पोचिंग की बात करते हैं पिकॉक्स, उनके मीट के लिए एंड फेदर्स के लिए ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर इनको फीड कराया जाता है पेस्टिसाइड ट्रीटेड सीड्स पे, एंड ये आपके वाइल्ड बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा कॉज करता है। तो आपकी पिकॉक की पोचिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है इसके मीट के लिए। ठीक है, बहुत सारा मीट मिल जाएगा यार, एक को क्यों खाना बेचारे को। ठीक, तो पिकॉक की बात कर रहे हैं, इनका मीट एंड फेदर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इनकी पोचिंग बहुत की जाती है। ठीक, इसीलिए न्यूज़ में है, सीबीआई ने क्या कर लिया, बुक कर लिया। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, लेबर ब्यूरो लॉन्चेस 2 ऑफ द 5 ऑल इंडिया सर्वेज। आपके लेबर ब्यूरो ने क्या किया है, आपके 5 जो होते हैं ऑल इंडिया सर्वेज, उसमें से 2 को लॉन्च कर दिया। ठीक, किसने लॉन्च किया है, दिख गया आपको, लेबर ब्यूरो ने। ठीक, 5 उनको सर्वे करने थे, इन्होंने 2 सर्वेज आपके दे दिए हैं। अब इसमें से 5 सर्वेज कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट जो वर्कर्स है, माइग्रेंट मीन्स क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे हो। सो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जिस भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है माइग्रेशन से रिलेटेड, जो आपके वर्कर के द्वारा किया जा रहा है, उसको स्टडी करने के लिए, आपकी वर्किंग कंडीशन को, लिविंग कंडीशन को देखने के लिए, जो कोविड-19 की वजह से आप फेस कर रहे हैं, इसका एक सर्वे आएगा जिसको ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर कहा जाएगा। दूसरा जो सर्वे है लेबर ब्यूरो निकालेगा, दैट इज ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे की बात करते हैं। द सर्वे would provide the employment estimate for establishment employing 10 or more workers as well as those with employing 9 or less workers। ये जो सर्वे है ये आपको प्रोवाइड करेगा क्या चीज़, एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स के साथ में, ताकि आप क्या कर सकें, जो भी आपके 10 वर्कर या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं, 9 या उससे कम वर्कर्स की बात कर रहे हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ एस्टिमेट बताया जाएगा कि कितना क्या कंडीशन है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पर्टिकुलर स्टैब्लिश करके दी जाएंगी। तो ये 2 आपके सर्वेज हो गए। तीसरे सर्वे पे आते हैं तो ये आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स है। ठीक, ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं तो ये जो सर्वे है आपका इंस्ट्रूमेंटेड होगा कि कितने डोमेस्टिक वर्कर्स आपके कंट्री पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आज तक नहीं हुआ है कि आप कभी किसी के घर पे जो मतलब औरतें जाती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, कभी इसका सर्वे नहीं हुआ है। सो पहली बार डोमेस्टिक वर्कर्स का सर्वे कराया जा रहा है। कुछ
कुछ स्पेसिफिक एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो डाटा कलेक्ट करेंगे आपके किस पे, इंसिडेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड्स पे, ठीक है, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के, एवरेज नंबर की बात करिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के हाउस होल्ड के काम पे जुड़े हुए हैं उनकी बात की जा रही है। नाउ हाईली यूजफुल एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे विल प्रोवाइड क्रूशियल डाटा ऑन द चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अक्रॉस द सिलेक्टेड सेक्टर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। सो अगर आप देखेंगे ये जो आपका पीछे वाला भी आपने देखा है, ठीक, आपके एम्प्लॉयमेंट सर्वे की बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या पार्ट देखने को मिल रहा है, एक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं इस सर्वे पे डिस्कस करने। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो भी आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें बात करते हैं तो उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। इस कंट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग कि कितना बेसिकली और जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, लॉयर्स की बात करिए, मेडिकल, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड, इनके द्वारा एस्टिमेट कितने जॉब्स को एक तरीके से जनरेट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एज अ सर्वे के पार्ट के रूप में देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में, लेबर ब्यूरो के बारे में 5 ऑल इंडिया सर्वेज में से 2 इन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज IISc डेवलप्स एंजाइम्स दैट कैन ब्लॉक HIV रिएक्टिवेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इको 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको करंट से ही मिल जाएंगे। स्टैटिक एज सच डील करता है बट वो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए, करंट को समझने के लिए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा, करंट से मिलेगा। सो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल एंजाइम्स को डेवलप किया है जो आपके ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी जिसको HIV वायरस कहा जाता है, आपकी होस्ट के इम्यून सेल में उनके रीएक्टिवेशन एंड रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको एक चीज़ बता दूं, HIV बेसिकली नॉन क्यूरेबल माना जाता है। क्यों? ये आपके इस तरीके के लिम्फोसाइट को अटैक करता है जो बॉडी को फाइट करने की टेंडेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक। कोई भी बाहर से वायरस आया आपकी बॉडी के पास, मैंने बताया थे आपको कि सोल्जर्स होते हैं, उन सोल्जर्स से फाइट करने के लिए आपका जो बेसिक कुछ सेल्स होती हैं, वो जो सेल्स होती है उसी पे जाके HIV अटैक करेगा। सो अगर HIV ने उस पर अटैक कर दिया तो एक जुकाम भी आपके लिए बहुत बड़ा बीमारी साबित हो सकता है, बहुत बड़ी डिजीज़ हो जाएगी अगर आपको कोल्ड भी हो गया है। सो इसीलिए ये नॉन क्यूरेबल माना जाता है। यहाँ पर ये जो वायरस होता है ये आपके सेल में जाके डिवाइड करता है, ठीक है। ये अपना रिप्रोडक्शन जो होता है यानी 1 से 2, 2 से 4, ये कहाँ पर होता है, हमारी सेल पे। उस चीज़ को ब्लॉक करने का काम आपकी आर्टिफिशियल एंजाइम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नाउ मेड फ्रॉम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नैनोशीट। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपको पता है एक एलिमेंट है, इसकी नैनोशीट्स के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ये जो नैनो एंजाइम्स होंगे ये मिमिकिंग अ नेचुरल एंजाइम कॉल्ड ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज दैट हेल्प्स रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल्स इन द होस्ट सेल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कीप द वायरस इन चेक। अब आपका ओरिजिनल नेचुरल एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज की बात करते हैं तो उसी को ये जो आपका एंजाइम होगा मिमिक करेगा, उसकी कॉपी करेगा, एंड यहाँ पर आपकी सेल पे जो ऑक्सीडेटिव लेवल है उसको कम करके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा, जो आपके वायरस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ देयर इज़ करेंटली नो वे टू एलिमिनेट HIV। अब आपको पता है किसी भी पेशेंट की बॉडी से HIV को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए कोई तरीका अभी तक नहीं ढूंढा गया है। एंटी HIV ड्रग्स की बात करेंगे तो ये सिर्फ वायरस को सप्रेस करते हैं बट पूरी तरीके से आपकी बॉडी से नहीं हटाते। तो चांसेस रहते हैं ना, इसीलिए HIV से रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक, क्योंकि आपकी बॉडी से आप वायरस को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। उसका जब मन होगा वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सप्रेस करके आप रखते हैं कि थोड़ा एक्टिविटी कम करे, पेशेंट को हार्म थोड़ा कम हो, अदरवाइज इरेडिकेट करने का अभी तक कोई तरीका नहीं है। तो एंजाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। नाउ द वायरस हाइड इनसाइड द होस्ट इम्यून सेल। मैंने क्या कहा, आपकी जो सोल्जर बनाने वाली सेल होती है जिसको इम्यून सेल्स कहते हैं, वहीं पर जाके वायरस आपका हाइड होता है लेटेंट स्टेट में, एंड स्टेबली क्या मेंटेन करता है रिजर्वायर को। जब आपका जो भी लेवल होता है टॉक्सिक मॉलिक्यूल का, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करिए, ठीक, ये आपके होस्ट के सेल में क्या बेसिकली इंक्रीज करने लगता है, इससे आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है, वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है, एंड ये इमर्जेस फ्रॉम हाइडिंग एंड बिगिंस रिप्लिकेटिंग अगेन। ये वायरस फिर से आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा एंड फिर से रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा कि चलो ठीक है अब हमारे और भाइयों को बेसिक लेके आते हैं ताकि इंसान की बॉडी को और परेशान किया जा सके। तो पहले एक वायरस था वो 2 बनाएगा, फिर एक्टिवेट होकर 4 बनाएगा, तो इस तरीके से आपको एक्टिवेशन देखने को मिल जाएगा। नाउ व्हेन द टीम ट्रीटेड इम्यून सेल्स फ्रॉम HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स अंडरगोइंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी विद द नैनो एंजाइम्स, लेटेंसी वाज इंड्यूस्ड
faster and subsequent reactivation was suppressed when therapy was stopped, indicating that combining the two was more effective. अब आपकी टीम ने क्या देखा है कि जो भी आपकी इम्यून सेल्स है, जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स है, जहाँ पर थेरेपी चल रही है, तो दिस इज़ अ थेरेपी जिससे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके साथ में अगर आप नैनोजाइम्स को यूज़ कर रहे हो, जो अभी आपने देखा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दिस इज़ द पर्टिकुलर आपका जो एंजाइम आपको देखने को मिल रहा है, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो होगा क्या, जो भी आपकी बॉडी में सप्रेस करने के, वायरस को सप्रेस करने का जो मेथड हो जाएगा, यानी वायरस का जो रेप्लिकेशन का पार्ट होगा, रीएक्टिवेशन का पार्ट होगा, वो सप्रेस हो जाएगा, तो उसके नंबर्स थोड़े से कम पड़ेंगे, आपकी बॉडी को थोड़ा सा कम हार्म होगा। नाउ एडवांटेज क्या है आपकी ART को नैनो एंजाइम के साथ में कंबाइन करके, कि ये आपके साइड इफेक्ट को कम करता है। ART ड्रग्स की बात करते हैं, हालांकि आप वायरस को मार रहे होते हो, बट बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपकी बॉडी वीक हो चुकी होती है, ठीक, तो उनके साइड इफेक्ट्स को कम करने में भी आपका नैनो एंजाइम हेल्प करेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके IISc के बारे में, जिन्होंने आपके HIV रिएक्टिवेशन की नई टेक्निक को डेवलप किया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आपका फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल FHAP जैकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको जैकेट देखने को मिल रहा है बुलेट प्रूफ, इसकी बात कर रहे हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, एक और होमवर्क आपके लिए मिल गया। कितने होमवर्क मिलते रहता है मैम, कुछ खुद नहीं कराती हैं, सारा होमवर्क दे देती है, नहीं। चलो DRDO की बात कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लैब डिफेंस मटीरियल्स की बात करेंगे, ये स्टोर करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, दोनों आपके क्या करेंगे, एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को उन्होंने डेवलप किया, ठीक है, लगभग 9 किलोग्राम्स का आपको देखने को मिल रहा है ये। एंड यहाँ पर आपकी इंडियन आर्मी की जितनी भी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है सब फुलफिल हो जाती है। सो DRDO प्लस DMS RDE कानपुर ने, दोनों ने यहाँ पर आपका लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया है, 9 किलोग्राम का, एंड इंडियन आर्मी की सारी नीड्स को फुलफिल करेगा। नाउ जो आपका फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल है FHAP जैकेट, इसको टेस्ट किया जा रहा है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में, एंड यहाँ पर BIS से सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया, यानी BIS कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है ना आपके हर चीज़ के लिए, तो स्टैंडर्ड्स को उन्होंने फुलफिल कर लिया। तो ये जैकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो भी लोग यहाँ पर है ना कुछ PUBG एंड क्या कहते हैं COD वगैरह खेलते हैं, तो उनको आर्मर पैनल के बारे में ज़रूर पता होगा ना। अब तो नया बेसिकली पैटर्न आ गया है कि आपकी जैकेट के आगे यहाँ पर प्लेट लगी होती है, जब बहुत ज़्यादा कोई हिट करते हैं तो ये जैकेट, ये एक प्लेट होती है लोहे की, मेटल टाइप में, वो डैमेज हो जाती है, तो उस प्लेट को आपको रिप्लेस करना पड़ता है। प्लेट निकालते हैं, दूसरा प्लेट लगा लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से आपका ये जैकेट का आर्मर पैनल की बात की जा रही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, ईच ग्राम ऑफ BPJ वेट रिडक्शन इज क्रूशियल इन एनहांसिंग सोल्जर कंफर्ट व्हाइल इंश्योरिंग द सर्वाइबिलिटी। यहाँ पर जितना भी आपका जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, उसका जितना वजन कम रखेंगे ना, तो एक सोल्जर के लिए आसानी हो जाती है। अब सोचिए 9 किलो वजन आप अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं, गन अलग से ली हुई है, सामने वाले का प्रेशर अलग है, कोई गोली चला रहा है, तो जितना हल्का रहेगा, जितना लाइट वेट रहेगा, उतना आपके लिए यूजफुल है। नाउ द टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द वेट ऑफ द मीडियम साइज फ्रॉम 10.4 to 9 किलोग्राम, है ना। बहुत आपको लग रहा होगा कि अरे 1.5 किलोग्राम कम किया है, बट बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा भी जैकेट अगर इधर उधर से लूज हुई या उसके कंपोनेंट्स नहीं सह रहे, तो आपको बुलेट लग जाएगी, देन बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपका 1.4 किलोग्राम कम हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। वेरी स्पेसिफिक मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड इन द लेबोरेटरीज फॉर द पर्पस। अब इस काम के लिए बहुत सारी आपकी और टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया है। सो दिस वाज रिगार्डिंग फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूडेड हैं। DRDO आप देख चुके हैं, ठीक है। देन वापस आते हैं DMS RDE एंड आपकी TBRL यानी टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, सबके बारे में आपको पढ़ना है। मार्क माई वर्ड्स, अब नहीं पढ़ेंगे तो अब जबरदस्ती क्या ही करेंगे ना, आपके ऊपर है सब। नाउ जुडिशियल वैकेंसीज इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई ऑन द स्टेटस ऑफ 55 रिकमेंडेशन मेड बाय कॉलेजियम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक, अब आपने अगर मेरी क्लासेस करी हैं तो आपको याद होगा ज़रूर कि हम लोगों ने आपके हाई कोर्ट को भी पढ़ा था एंड सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ा था। वहाँ पर हमने एक कॉलेजियम की बात की थी। कॉलेजियम मतलब क्या हो गया, कुछ ग्रुप ऑफ जजेस हैं, वो क्या करेंगे, आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर ये क्या करते हैं, सरकार को रिकमेंडेशन करते हैं कि हमारी तरफ से इन लोग को जज बना देना चाहिए, ये एलिजिबल है। सरकार क्या करती है, उनको अपॉइंट करती है। यहाँ पर हमने देखा था कि सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती आप कौन से जज को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, कौन से को नहीं।
पर अगर सरकार चाहे तो रोक सकती है अपने मेथड को कि भाई तुमने दे दिया, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब हमारा जब मन करेगा तब अपॉइंट करेंगे। उसी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट्स को कि आप क्लेरिफाई करिए कि जो 55 रिकमेंडेशन दिए गए हैं जो आपके कॉलेजियम के द्वारा हाई कोर्ट में जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, आप उसको फुलफिल क्यों नहीं कर रहे, उसका स्टेटस क्या है, आप मतलब अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये आपका पर्टिकुलर न्यूज़ में जो पार्ट था वो देखते हैं। अब हम आते हैं हमारे स्टैटिक पोर्शन में, क्या है जजेस का अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शॉल अपॉइंट द जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद सच नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज डीम्स नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदर देन सीजीआई, द सीजीआई मस्ट बी कंसल्टेड। अब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, आपके जजेस को अपॉइंट करेंगे, ठीक। लेकिन जजेस को जो वो अपॉइंट करेंगे ऐसे ही नहीं करेंगे, वो कंसल्टेट करेंगे किसके साथ में, आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के साथ में। साथ ही साथ जितने भी जज आपको देखने को मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीजीआई के अलावा, अगर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन जरूरी हो जाता है, उनकी सलाह, उनका परामर्श बहुत जरूरी हो जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग जुडिशियल वैकेंसीज हाई कोर्ट। ये आपका आर्टिकल है पॉलिटी से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट को कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आते हैं द 3 जजेस केस 81, 93 एंड 99 हैज फॉर्मलाइज्ड द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ कंसल्टेशन। अब अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से अपॉइंट करना है, बट आपके 3 जज का केस था 81, 93 एंड 98 में, उसने जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है यानी जो ग्रुप ऑफ जजेस जिनसे आप सलाह लेंगे अपॉइंट करने के लिए जज को, उसको फॉर्मलाइज कर दिया। कॉलेजियम की बात करते हैं जिसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए, अकेले नहीं होने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 आपके सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए। इसके बाद आते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे। व्हाट इज दिस, वाज सेट अप आफ्टर द 3rd जज केस ऑफ 1998 टू प्रोवाइड द प्रोसेस ऑफ हाउ द कॉलेजियम वुड रिकमेंड नेम्स टू द एग्जीक्यूटिव। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आपको देखने को मिल रहा है, ये तीसरे जज केस जो 1998 का हुआ था उसके बाद सेटअप किया गया है। एंड ये क्या कहता है, प्रोसेस बताता है कि क्या आपके कॉलेजियम को फॉर्म करने का प्रोसेस होगा अगर आपको नाम रिकमेंड करने हैं, किसको, एग्जीक्यूटिव को आपको जज के नाम देना है, तो उसके लिए कॉलेजियम कैसे बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आइदर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और सेंड इट बैक फॉर द रिकंसिडरेशन। द रिकंसिडरेशन कंसिडर्ड एडवाइस मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट। आपके जो प्रेसिडेंट हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपने नाम दिया, नाम हमको सही लग रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है मैं आपको वापस भेज दूंगा, ठीक है, मैंने बड़े उससे वापस भेज दिया आपको, लेकिन अगर वो वापस आ जाता है आपका रिकंसिडर होकर, देन प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में जो आपको जुडिशियल वैकेंसीज के केस में हाई कोर्ट में देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट न्यूज जो आपका आर्टिकल है दैट इज बुल्धाना पैटर्न फॉर वाटर कंजर्वेशन। ना बुल्धाना पैटर्न क्या है, नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ। अब आपकी नीति आयोग ने, प्लानिंग कमीशन याद होगा आपको, ठीक है, उसी को हम लोग नीति आयोग कह रहे हैं। तो नीति आयोग ने आपका कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी हैं आपके कुछ एक्टिविटीज को कन्वर्जेंस करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए। क्या है, सोर्सिंग अर्थ फॉर इंप्रूवमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट रोड्स एंड रेलवेज। आपको अर्थ के इंप्रूवमेंट के काम करना है, आप नेशनल हाईवे बनाइए, स्टेट रोड बनाइए, रेलवे, जो बनाना है बनाइए, बट सोर्स आपको अर्थ करना है इंप्रूवमेंट के थ्रू। नाउ वाटर कंजर्वेशन का काम करना है आपको डीसिल्टेशन के थ्रू, ठीक, आपके वाटर बॉडीज को डीप करना। आपको पता है डिपोजिशन के कारण वाटर बॉडीज सेले होती चल जा रही है, पानी छिछला हो जा रहा है, गहरापन कम हो रहा है पानी का, स्पीशीज के लिए नुकसानदायक है, प्लस अगर आप देखेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। दिस 2-fold एक्टिविटी इज ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन द बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ये जो आपका 2-fold एक्टिविटी है ये ऑलरेडी आपका इंप्लीमेंट की जा चुकी है आपके महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। नाउ नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने आपका एक लेटर इशू किया है सारे स्टेट्स को एंड यूटीज को, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को 2017 में, जहां पर वो कन्वे कर रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं जो आपके नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उनको क्या करना है, अर्थ को एक्सवेट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी जितना रिक्वायरमेंट होगा आपका उतना आपको एक्सकेवेट करना है। उन आइडेंटिफाइड वाटर बॉडीज की बात करिए, एरियाज की बात करिए जहां पर नो कॉस्ट टू द विलेज पंचायत, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट द सेम टू देयर प्रोजेक्ट साइट्स। कोई भी अगर आप बात कर रहे हैं आपके आइडेंटिफाइड जो भी वाटर बॉडीज होंगी, एरिया की बात होगी, तो कोई भी आपका विलेज पंचायत, रूरल डेवलपमेंट जो इन एरियाज को कवर कर रहा होगा वहां पर ट्रांसपोर्ट आपको करना पड़ेगा प्रोजेक्ट साइट्स तक। सिमिलरली जो भी आपकी पंचायत होंगी, वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स की बात करिए स्टेट्स की, शुड नॉट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द एजेंसीज
फॉर अर्थ सो एक्सकेवेटेड। यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको चार्ज नहीं लगाया जाएगा आपके अर्थ के बेसिस पर जिसको एक्सकेवेट किया जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत जो भी ग्राम पंचायत है, फार्मर है, उनको गेन हो जाएगा क्योंकि उनको पॉन्ड मिल जाएगा, वाटर बॉडी मिल जाएगी अपने एरिया पे बिना किसी पैसे के लगाए हुए, है ना। वो कंपनीज आपको करके दे देंगे क्योंकि उनकी भी नीड फुलफिल हो रही है, आपकी भी नीड फुलफिल हो जाएगी। बट अब नेक्स्ट पार्ट, और यहाँ पर ये जो आपका प्रोजेक्ट एक्सपेंशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है, दैट इज नोवल टेक्निक फॉर ट्रैकिंग सोलर इरप्शंस दैट डिसरप्ट स्पेस वेदर टू बी यूज इन इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। अब आपकी एक नई टेक्निक को यूज किया जाएगा। नोवेल टेक्निक है ना, मीनिंग पता लग गया होगा, नोवेल कोरोना वायरस है ना, फ़ोन लगाते सबसे पहले यही तो आता है, तो नोवेल मीन्स होता है न्यू। एक नई टेक्निक लाई गई है आपके सोलर इरप्शन को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। इरप्शन कुछ चीज़ बेसिक आपका वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, विस्फोट आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से सोलर सन पे कुछ इरप्शन हो रहा है जो स्पेस के वेदर को बेसिक क्या करता है, एक तरीके से डिसरप्ट करता है, थोड़ा सा उसको बेसिक क्या करेगा, एक तरीके से मोल्ड कर देगा। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू टेक्निक टू ट्रैक द ह्यूज बबल्स ऑफ गैस threaded with magnetic field lines that are ejected from the sun, disrupting space weather and causing geomagnetic storms, satellite failures and power outage। अगर आप साइंटिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने नई टेक्निक बनाई है ताकि जो भी ह्यूज बबल्स आपको देखने को मिलते हैं गैस के, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में थ्रेड हुए रहते हैं, सन से निकलते हैं, वो किस तरीके से स्पेस का, अंतरिक्ष का आपका वेदर खराब कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वहाँ के वेदर में चेंज लेके आ रहे हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, ठीक, बहुत सारे पावर आउटरेज आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होता है ना। एज द इजेक्शन फ्रॉम द सन, टेक्निकली कॉल्ड कोरोनल मास इंजेक्शन, कॉज वेरियस डिस्टर्बेंस ऑफ स्पेस एनवायरनमेंट, फोरकास्टिंग देयर अराइवल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेसिक क्या है, ये जो आपके सन से इजेक्शन हो रहा है, कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कोरोनल मास इजेक्शंस, ठीक है, इसको CMEs कहा जाता है। ये क्या करते हैं, स्पेस के वेदर को खराब कर रहे हैं, आपकी सैटेलाइट जा रही है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि आप ये फाइंड आउट कर सकें कि ये किस टाइम पे आने वाला है ना, ज़्यादा नहीं बट कुछ बहुत फोरकास्ट तो हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जिसको कैक्टस कहा जा रहा है। ये कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है ताकि आप डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी इस तरीके का इरप्शन हो रहा है ऑटोमेटिक तरीके से। आउटर कोरोना में सन होता है, सन के बाहर इस तरीके की लेयर आपको देखने को मिलती है, इसको कोरोना कहा जाता है। इस आउटर कोरोना में कुछ भी आपको इरप्शन मिल रहा है, कुछ चेंज मिल रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक, आप ये देख सकते हैं, वेयर दीज इरप्शन सीज टू शो एक्सेलेरेशन एंड प्रोपेगेट विद नियरली कांस्टेंट स्पीड। जहां पर जो भी आपको इरप्शन देखने को मिल रहा है ये किसी भी तरीके का एक्सेलेरेशन शो नहीं करेंगे, साथ ही साथ लगभग कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते रहेंगे। हाउएवर दिस एल्गोरिथम कुड नॉट बी अप्लाइड टू द इनर कोरोना ऑब्जर्वेशंस ड्यू टू वर्स्ट एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस बाय दीज इरप्शंस। बट ये जो आपको एल्गोरिथम देखने को मिल रहा है ये आपके सन के इनर कोरोना, इनर पार्ट पे नहीं अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो भी इरप्शन होता है उसके द्वारा जो एक्सेलरेशन होता है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। दिस सीवियरली लिमिटेड द कैपेबिलिटी टू ट्रैक द इरप्शंस एज CMEs एक्सेलरेट इन द लोअर कोरोना। अब बेसिक क्या है, आपने देख लिया कि अंदर वाले पार्ट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब जो भी आपके इरप्शंस होते हैं ना CMEs के, वो ज़्यादातर यहीं से होते हैं अंदर पार्ट से, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है कि हम अंदर के बारे में ज़्यादा पता लगा पाए। नाउ अब जो नई स्पेस टेक्नोलॉजी आ रही है इसके साथ में हमारा जो डेटा है ऑब्टेन करने का स्पेसक्राफ्ट से वो बढ़ गया है ताकि हम सोलर जो भी इरप्शंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सके। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके नोवेल टेक्निक के बारे में। सोलर इरप्शन को ट्रैक करने के लिए क्यों ट्रैक करेंगे, क्योंकि सोलर वेदर आपका अफेक्ट करता है, वहाँ पर हमारी सैटेलाइट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, न्यू क्लू अबाउट हाउ पार्टिकल्स सेल्फ असेंबल कैन पेव द वे फॉर अंडरस्टैंडिंग डायनामिक्स इन लिविंग सेल। अब आपका एक नया क्लू मिला है कि किस तरीके से जो पार्टिकल होते हैं ना सेल्फ असेंबल होते हैं, ये पार्टिकल है ये आपस में आके खुद से असेंबल हो जा रहे हैं, तो ये आपकी लिविंग सेल की डायनामिक को समझने में जितना हेल्प करने वाली है उस चीज़ के लिए आपको क्लू प्रोवाइड कर रहे हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड अ क्लू टू डिटरमाइन हाउ सेल्फ असेंबल स्ट्रक्चर कैन मेड यूजिंग अ स्ट्रेंज क्लास ऑफ पार्टिकल्स। अब पर्टिकुलर आपके बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, ना ही कोई सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है जिसको चिरल कहा जाता है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जानते होंगे चिरल क्या होता है, मिरर इमेज होती है, कंपाउंड्स की मिरर इमेज कुछ भी, तो इनकी ना ही मिरर इमेज है ना ही कोई इंटरेक्शन है, तो ये आपस में असेंबल कैसे हो जाते हैं ना। मॉलिक्यूलर चिरलिटी की बात करते हैं, encoded in the static structure of building units of particles, it is well known that it results in interaction that are stereoselective. However, in many systems chirality can be associated with how the particles move. ज़्यादातर जो चिरलिटी होती है, चिरल का है ना, चिरल की बेसिक फीचर चिरलिटी,
कितना अच्छा वर्ड बना देता है। नाउ चिरल बेसिकली जो चिरालिटी होगी वो आप स्टैटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई भी आपका कंपाउंड है किस तरीके से बना हुआ वो देखिए, देन किस तरीके से वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दो पार्टिकल एक ही जैसे दिख रहे हैं किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे उसको डिसाइड करता है। साथ ही साथ बहुत सारे पार्ट में ये भी बताता है कि आपके पार्टिकल्स मूव कैसे करेंगे, ठीक, पार्टिकल्स की मूवमेंट को भी आपकी चिरालिटी डिफाइन करती है। नाउ वेदर सर चायरल एक्टिविटी कैन इंट्रोड्यूस स्टीरियो सिलेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल स्टिल अननोन टू द साइंटिस्ट। अब ये जो एक्टिविटीज है चायरल एक्टिविटीज जिसको कह रहे हैं, ये क्या दो पार्टिकल्स के बीच में किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन फॉर्म कर सकती है, ये साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाया। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। अब अगर आप चायरल एक्टिविटी को क्या कर लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट जो है सेल्फ रिकॉग्नाइज करते हैं अपने शेप को, एंड साथ ही साथ वो स्पॉन्टेनियस डाइमराइजेशन शो करते हैं बहुत सारे डायमर मूवर्स में एंड स्पिनर्स पे। यानी आपके जो पार्टिकल है वो खुद की एक्टिविटी को खुद ही देख लेंगे कि हम लोग चायरल है नहीं है, हम लोग का मूवमेंट कैसे होने वाला है, स्पिन कैसे करेंगे, हम लोग डायमर फॉर्म करेंगे, मतलब एक पार्टिकल दूसरे के साथ में फॉर्म करता है कि नहीं करता। आपके साइंटिस्ट ने ये देखा है कि वो खुद से ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर रहा है। नो चायरल जो एक्टिव मैटर होता है वो यूबिक्विटस होता है नेचर में, यानी वो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूमरस बायोलॉजिकल सिस्टम में मिल जाता है, एंड ये आपके डिग्री ऑफ चायरल एक्टिविटी को बताते हैं। द प्रेजेंट स्टडी कुड दस पेव द वे टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग डायनामिक्स इन लिविंग सेल एंड देयर असेंबली। सो अगर आप ये एक्टिविटी देखते हो तो जो भी लिविंग सेल्स होती हैं किस तरीके से मूव कर रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कैसे सेल्स आके असेंबल कर रही हैं, सब चीज़ आपको पता लग जाएगी। बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, प्रिसाइसली टेनिंग चायरल एक्टिविटीज इज वेरी डिफिकल्ट एंड हाउ प्रिसाइसली इट अफेक्ट्स द इमर्जेंट डायनामिक्स इज नॉट क्लियर। अभी भी अगर आप देखेंगे जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, जिसमें लाइफ होती है, जहाँ पर चायरल एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अभी भी कि आप उस तरीके से पूरे जितने पार्टिकल्स हैं उनकी चायरल एक्टिविटी के बेसिस पर उनका मूवमेंट या उनके डायनामिक्स को फाइंड आउट कर सके। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके किसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, बेसिकली जो सेल्फ असेंबल कर रहे हैं, एंड इसी से हम लोग लिविंग सेल के डायनामिक्स को देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज ड्राइविंग द सेकंड वेव इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वेव ऑफ पेंडेमिक इन इंडिया, वी ऑल नो, ठीक है। पहले अभी थोड़ा सा और सतर्क हो जाइए, पहले आप लोग सैनिटाइजर यूज करते थे, लेट मी ऑल्सो यूज द सैनिटाइजर देन, ठीक। तो पहले आप लोग जो सैनिटाइजर यूज करते थे ना उसको वापस लेके आ जाइए, क्योंकि अब इन माई सिटी लेट मी टेल यू, पहले पीपल बहुत कॉन्शियस थे, हमारे हर जगह भी हम जहाँ भी जाते थे सैनिटाइजर है, बिना सैनिटाइजर एंट्री नहीं मिल रही है। अगर आप बेसिकली रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो बिना मास्क के नहीं जाने दिया जा रहा है। अब कुछ टाइम से ना फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 months पीपल बहुत नॉर्मल हो गए थे, उनको लग रहा था अरे कुछ भी नहीं है, कोरोना सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा वैसा है, मतलब सब जा चुका है। बट अब उसके जस्ट बाद में बहुत ज़्यादा अपसर्ज है, जो केसेस आपको दिन में शायद 2 से 3 मिल रहा था, वो केसेस पर डे थाउजेंड्स के नंबर पे आ रहे हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिटी। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सेकेंड वेव आ गया, दोबारा कोरोना दिखा रहा है। इंटरेस्टिंगली नो सर्ज वाज सीन बिटवीन मिड सितंबर 2020 टू एंड ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के सितंबर से लेके फरवरी तक आपको बहुत ज़्यादा सर्ज देखने को नहीं मिला है, डिस्पाइट परफेक्ट कंडीशंस। आपके वायरस के स्प्रेड के लिए आपको पता ना, ठंडी में लग रहा था ज़्यादा स्प्रेड करेगा, बट शायद लोग आपके थोड़े से सतर्क थे, थोड़े से बेसिकली एक तरीके से एक्टिव थे कि नहीं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंट करना है इन चीज़ों को, तो इतना स्प्रेड नहीं हो रहा था। बट फरवरी के एंड से वायरस आपका फिर से वायलेंट हो चुका है, फिर से बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका है, एंड अब इसके स्प्रेड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जो फेस्टिवल सीजन है आपके पैंडेमिक के बाद से, पीरियड इन मिड सितंबर इन इंडिया, विंटर, नो रिस्ट्रिक्शंस और मूवमेंट, लार्ज गैदरिंग्स एंड नॉट सो गुड एडरेंस ऑफ मास्क वेयरिंग एंड अदर नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस डिड नॉट कॉज एनी स्पाइक इन केसेस अक्रॉस द कंट्री। अब हालांकि क्या हुआ, जिस टाइम पे फेस्टिवल सीजन था, आपको पता है लोग शादियां कर रहे थे, सबके हमारे घर पे भी हुई थी आराम से, हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। सो उस टाइम पे विंटर की बात करिए, किसी ने मास्क उतना नहीं पहना है, कोई फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन नहीं था, बट उतना स्पाइक आपको अक्रॉस द कंट्री देखने को नहीं मिला था। बट अभी अगर आप देखेंगे तो केसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन द डेली फ्रेश कोविड-19 केसेस। अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश केसेस आते जा रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं। जो रेट है इंक्रीज का वो आपके मार्च के टाइम पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, पैंडेमिक के बाद में बात करते हैं तो पिछले साल अगर आपको याद होगा मार्च ही वो टाइम है जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था। इस बार भी सेम आपका कोरोना सेम टाइम पे आया ना, सब बर्थडे मना रहा है, अपना सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई मार्च में मैं आया था तो अभी मेरे को वापस से शो करना है कि मैं हूँ अभी, है ना। तो ये जो 7 डे एवरेज टेस्ट पॉजिटिवली रेट है हैज बीन इंक्रीजिंग, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव जो रेट है। रिप्रोडक्शन नंबर की बात करते हैं जिसको R0 कहा जाता है, हाउ मेनी पीपल ईच इन्फेक्टेड पर्सन विल इन्फेक्ट वन ऑन एवरेज हैज राइजन टू अबव 1.5 एंड हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट 2-3 वीक।
अभी रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, आप इन्फेक्ट हुए, आप अकेले कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, शायद 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, शायद 1 को कर सकते हैं, या शायद आपका एवरेज आधे नंबर को इन्फेक्ट करने का है। सो ये जो नंबर ये भी बढ़ रहा है, पहले बहुत कम, एक इंसान अगर इन्फेक्ट हो रहा है तो वो जिसको अफेक्ट करता था उसका नंबर कम था, अब ये 1.5 आ चुका है पिछले 2 से 3 हफ्तों में। बहुत लार्ज सिटीज़ की बात करिए, मुंबई पुणे की बात करिए, तो यहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ से बढ़ चुका है एंड यही आपको एक सर्ज दिखा रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, फिर से इंडिया में देखने को मिल रहा है। नाउ एक और न्यूज़ आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसर्चर्स फोरसी ट्रेंड्स इन डिप्थीरिया इंसिडेंशियल्स। आपके रिसर्चर्स ने कुछ ट्रेंड देखा है कि डिप्थीरिया की बात करते हैं, ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। क्या है, डिप्थीरिया एक सीरियस इन्फेक्शन है जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहा जाता है। ठीक, डिप्थीरिया क्या है, इन्फेक्शन है, किससे होता है, बैक्टीरिया से, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कौन सी बैक्टीरियल कौन सी वायरल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। ये आपका टॉक्सिन बनाता है, पॉइजन जहर बनाएगा, जिससे आपको सांस लेने में हार्ट फेलर, पैरालिसिस एंड डेथ के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारा बहुत ही बेसिक सीवियर बेसिक बात आप कर सकते हैं, फैटल डिजीज की तरह काम कर रहा है। डिप्थीरिया बेसिकली टॉक्सिन की बात करते हैं, जो जहर ये प्रोड्यूस करेगा वो आपके हार्ट की मसल्स को क्या करता है, इन्फ्लेम कर देता है, खराब कर देता है एक तरीके से। ठीक, एंड इसकी वजह से डेथ हो जाती है इफ़ नॉट ट्रीटेड विद डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एंड प्रॉपर एंटीबायोटिक्स। यानी अगर आपने प्रॉपर टाइम पे एंटीबायोटिक्स नहीं लिए हैं, प्रॉपर टाइम पे अगर आपने एंटीटॉक्सिन्स नहीं लिए हैं, तब आपकी डेथ के चांसेस होते हैं। इसका जो वैक्सीन है वो प्रिवेंटेबल डिजीज है। ठीक, द टॉक्सॉइड वैक्सीन एलिसिट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द टॉक्सिन विच इज एनकोडेड बाय अ टॉक्सिन ऑफ द पैथोजन। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपकी बॉडी एक तरीके से ना उसका काउंटर एंटीटॉक्सिन बनाना स्टार्ट कर देगी। डिप्थीरिया के तहत आपकी बॉडी में क्या होता है, मान लीजिए बैक्टीरिया गया, बट अगर आपने वैक्सीन ली हुई है तो आपकी बॉडी काउंटर कर जाएगी, देन आपका सामने डिप्थीरिया हार जाएगा। नाउ द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द बैक्टीरियम स्पीशीज, इमर्जेंस ऑफ वेरिएंट टॉक्सिन जीन्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस में लीड टू इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डिप्थीरिया। अब क्या हो रहा है, आपकी बैक्टीरियम स्पीशीज की डाइवर्सिटी, अभी आपने सुना होगा ना कोविड का वायरस म्यूटेट कर रहा है, दैट इज वो अपना म्यूटेंट बना रहा है। सेम डिप्थीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका वेरिएंट है टॉक्सिन जीन का वो बढ़ता जा रहा है। टॉक्सिन जीन का वेरिएंट यानी जीन का दूसरा टाइप, जीन का दूसरा टाइप मतलब क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया। ठीक, सो यहाँ पर माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, इससे आपके डिप्थीरिया के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल था। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज सेंटर प्रेजेस राजस्थान अचीवमेंट इन राशन कार्ड स्कीम। सेंटर ने क्या किया है, राजस्थान के अचीवमेंट को प्रेज किया है आपके राशन कार्ड स्कीम में। द सेंटर प्रेज द अचीवमेंट्स ऑफ राजस्थान इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन राशन वन कार्ड, है ना, एक देश एक राशन कार्ड की जो स्कीम है, इसको बेसिकली ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स को इशूज़ कराने के लिए उनकी फैमिलीज को इशू किया गया, उनसे उनको बेनिफिट मिला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, एंड इसको इम्प्लीमेंट करने में राजस्थान आपका बहुत ही बेसिक सबसे टॉप स्टेट बन चुका है ना। राजस्थान इज द 12th स्टेट टू सक्सेसफुली अंडरटेक द नेसेसरी रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें आपको चाहिए थी इस पर्टिकुलर नई स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपका राजस्थान कर चुका है, वो 12वां स्टेट बन गया है। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। आज का आपके न्यूज़ आर्टिकल्स इतने ही थे। आज का जो होगा आपका वो हम बाद में देख लेंगे। दिस इज द न्यूज़ आर्टिकल फॉर 4 अप्रैल 2021। एंड मैं बता दूं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर न्यूज़ एनालिसिस अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। प्लस अगर आपके कोई सजेशन, कोई भी पर्टिकुलर आपका रोल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। आई विल ट्राई टू बी ऑन दैट कि मैं कोशिश करूं कि मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकूं जो आपको चाहिए। ठीक है, सो एनी थॉट ऑफ किसी भी तरीके का अगर आपको सजेशन देना है तो इट्स ऑलमोस्ट हार्टली वेलकम, आप कुछ भी बता सकते हैं मुझे, बट डू सब्सक्राइब द चैनल एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।